तो आज की जो हमारी क्लास है, हम आपको पढ़ाएंगे कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो किस तरह के प्लांट्स होते हैं। सही है, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि एक कह सकते हो सिस्टमेटिक स्टडी जो है हम लोगों को करना होता है बायोलॉजी में। तो सबसे पहले हमने जैसे साइनोबैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया, उसके बाद मैंने आपको एल्गी और उसके जो टाइप्स थे उसके बारे में बताया। तो अब ये देखेंगे कि एल्गी के अंदर जब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ जी, तो जो प्लांट जनरेट हुए उनको हमने क्या कहा, उन्हें ब्रायोफाइट्स कहा। अब जो ब्रायोफाइट्स थे ये कह सकते हो कि वो प्लांट्स थे जो कि ओशनिक वाटर से निकल कर के टेरेस्ट्रियल पार्ट पे अर्थ के आए। ठीक है, टेरेस्ट्रियल तो आप समझते होंगे, यानी ज़मीन पे पाए जाने वाले पौधे। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग इनके थोड़ा इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे उनके बारे में बात करेंगे जी, और इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स थे उनको एक अलग उसमें रखा गया जिसका नाम था ब्रायोफाइटा। सही है। तो अब देखेंगे यहाँ से कि अब आप समझिए जो डिवीज़न होता है, तो डिवीज़न जो था हमारा वो क्या था, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा डिवीज़न में इन प्लांट्स को रखा गया था। सही है। अब इनको बोलते थे ब्रायोफाइट्स। अब देखिए ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, अब एक शब्द यहाँ से हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि जो ब्रायोफाइटा शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द टर्म ब्रायोफाइटा was given by, देखिए एक बहुत वेल नोन नेम है जिसको आपने सुना होगा, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने इसको सबसे पहले ब्रायोफाइटा जो शब्द है वो उन्होंने दिया। दूसरा जो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स कॉल्ड ब्रायोलॉजी। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ब्रायोलॉजी कहते हैं। सही है। अब यहाँ से इतना तो समझ में आ गया। दूसरा अब ये देखना है कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसको कहा जाता है। सही है। तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा दैट इज द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो वो होते हैं हमारे एस.आर. कश्यप। एस.आर. कश्यप जो है इन्हें फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी कहा जाता है। सही है। अब देखिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स के अंदर कितने तरह के जो प्लांट्स हैं या ब्रायोफाइट्स को कितने अलग अलग तरह के प्लांट्स में डिवाइड किया गया है। सही है। तो इसमें हमारे पास आते हैं, पहला कैटेगरी होती है जिनको लिवरवर्ट्स कहा जाता है। सही है। दूसरी जो कैटेगरी होती है इनको हॉर्नवर्ट्स कहा जाता है, और जो तीसरी कैटेगरी होती है उनको हम लोग कहते हैं मॉसेस। यानी ब्रायोफाइटा की सबसे जो कह सकते हो कि एकदम एडवांस जो स्टेज होती है दैट आर नोन एज द मॉसेस, उनको मॉसेस कहा जाता है। सही है। अब यहाँ से थोड़ा सा हमने पढ़ा कि इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस टाइप की होती है, क्योंकि ये थैलोफाइटा में रखे जाते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जो थैलोफाइटा में इनको रखा गया तो क्यों रखा गया। सही है। सॉरी बेटा, तो ये चीज़ हमको यहाँ से थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि इनका जो थैलस है वो किस प्रकार से होता है। तो इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं बेटा, ताकि हमारा पूरा जो अच्छी तरह से रे डायग्राम यहाँ पे डेवलप हो सके। क्लियर। तो देखिए इनका जो थैलस होता है, क्योंकि इनको थैलोफाइटा में रखा गया है, तो इनका थैलस जो है उसको अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थैलस के अंदर पाई जाती हैं, ये चीज़ आपको यहाँ से समझनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ होती है कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं,
यानी वेस्कुलर टिश्यू। अब वेस्कुलर टिश्यू में आते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम, ये इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वेस्कुलर टिश्यू जो है वो इनमें नहीं पाए जाते हैं, सही है। दूसरी चीज़, इनके अंदर अब हम बात करेंगे कि अगर वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम नहीं है तो इनके अंदर वाटर का जो कंडक्शन है वो किस प्रकार से होता होगा, सही है, या ये किस प्रकार से अपनी लाइफ को यहाँ पे सरवाइव कर पाते होंगे, समझे। तो इनकी जो बॉडी है यहाँ पे हम देखेंगे कि वो दो कंडीशंस में होता है। इनका जो थैलस होता है, तो यहाँ लिखेंगे थैलस इज ऑफ टू टाइप। अब देखिए पहला जो थैलस होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फॉलियोज। फॉलियोज का मतलब होता है लीफी, यानी लीफ लाइक, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। फॉलियोज जो शब्द है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, लीफ को रिप्रेजेंट करता है। तो एक जो थैलस होता है वो फॉलियोज टाइप का होता है। अगर ये फॉलियोज टाइप का है तो आपको पत्ती जैसी जो है वो नज़र आएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको एकदम पत्ती जैसा दिखाई देगा, क्लियर। अच्छा, दूसरी जो इनकी बॉडी होती है, समझे, तो फॉलियोज हमारा हो गया। फॉलियोज में फिर हम देखेंगे कि जो दूसरी बॉडी होती है वो आपको थोड़ा प्लांट लाइक यहाँ पे नज़र आएगा। जैसे अगर आप मॉसेस को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मॉसेस होते हैं वो प्लांट जैसे आपको मतलब अपीयर होते हैं जी। तो जो फॉलियोज हो वो गैमेटोफाइट ऑफ द लिवरवर्ट्स उनको कहा जाता है। तो पहले हम फॉलियोज के बारे में बोलेंगे। तो फॉलियोज जो होते हैं ये क्या होता है, गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट ऑफ लिवरवर्ट्स। तो इन्हें लिवरवर्ट्स का गैमेटोफाइट जो है कहा जाता है, फॉलियोज जो होती है, सही है। प्लस ये कैसा होता है तो मैं आपको बता दूं, ये प्रोस्टेट होता है, समझे। प्रोस्टेट के अलावा ये इनके अंदर एक लीफी एक्सिस जो है वो पाई जाती है। तो लिख देंगे यहाँ पे कंटेन लीफी एक्सिस। जैसे पत्तियों में आपने देखा होगा एक एक्सिस पाई जाती है, उस तरह से यहाँ पे भी लीफी एक्सिस पाई जाती है, क्लियर। अब हम बात करेंगे कि जो मॉसेस होते हैं, तो मॉसेस मैंने पहले बताया कि इनकी जो एडवांस स्टेज होती है वो मॉसेस कहे जाते हैं। तो मॉसेस जो होते हैं वो उनकी जो स्ट्रक्चर होता है या जो थैलस होता है वो इरेक्ट होता है। तो आप देखेंगे कि जो फॉलियोज होते हैं उनके अंदर जो थैलस होता है या लिवरवर्ट्स जो होते हैं उनके अंदर जो थैलस होता है वो लीफ जैसा होता है और प्रोस्टेट होता है। लेकिन मॉसेस के अंदर जो थैलस होता है वो आपका कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट के अलावा ये भी थोड़ा लीफी जैसा ही नज़र आएगा आपको, लीफी होता है एंड कंसिस्ट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं तो यहाँ लिखेंगे कंसिस्ट स्टेम लाइक सेंट्रल एक्सिस, समझिए। इनमें एक तने जैसी जो सेंट्रल एक्सिस है वो आपको देखने को मिलेगी मॉसेस के अंदर, सही है। अब यहाँ से हम थोड़ा बात करेंगे कि इनका जो थैलस है वो कितने सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो यहाँ से देखेंगे थैलस इज डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे 2 अलग अलग सेक्शन हैं। दूसरी चीज़, अब जो थैलस होता है वो अटैच होता है नहीं, किसी रॉक से अटैच होगा, या अगर ये टेरेस्ट्रियल हैं तो वहाँ लकड़ी वगैरह वगैरह कोई भी चीज़ जो पड़ी होगी ये उससे उसका थैलस जो है वो अटैच होगा। तो जब अटैच होगा तो वो सबस्ट्रेटम के माध्यम से इससे जुड़ा होता है, नहीं है। अब जो सबस्ट्रेटम के माध्यम से अगर इससे जुड़ जाएगा तो आप देखेंगे कि उसके लिए भी इसको स्टेगनेंट बनाए रखने के लिए वहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ हेयर लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग राइजोइड्स कह देते हैं, नहीं है। तो जो प्रॉपर राइजोइड का डेवलपमेंट हुआ वो किसके अंदर हुआ, यानी ब्रायोफाइट्स के अंदर हुआ जी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइजोइड्स को प्रॉपरली सबसे पहले कहाँ पे डिटेक्ट किया गया, तो आप लिख देंगे साहब कि वो डिटेक्ट किया गया था ब्रायोफाइट्स के अंदर, ये। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो राइजोइड्स होते हैं
वो दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, है ये। तो जो यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, जो इनकी इनिशियल स्पीसीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लिवरवर्ट्स की, तो लिवरवर्ट्स में कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जिनमें, यानी मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ द लिवरवर्ट्स कंटेन विद द यूनिसेलुलर राइजोइड, उनमें यूनिसेलुलर राइजोइड जो हैं वो पाए जाते हैं, सही है। लेकिन जो एडवांस स्पीसीज़ होती हैं, जिनका कि बॉडी स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा एडवांस हो चुका है, थैलस एडवांस हो चुका है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो राइजोइड्स होंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे, ये। अभी हम इसके बारे में जब डिटेल में आपको बताएंगे कि राइजोइड्स जो हैं वो इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा जी। लेकिन फ़िलहाल आपको ये समझना है कि जो राइजोइड्स होते हैं वो इनको किसी सबस्ट्रेट, इनका जो थैलस होता है उसको किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करते हैं जी। और उसके बाद देखेंगे कि इनका जो थैलस होता है उसमें लीफ, स्टेम जैसी कोई भी जो स्ट्रक्चर होती है वो मतलब प्रॉपर ना तो लीफ पाई जाती है, ना प्रॉपर स्टेम पाया जाता है ये। तो हमने इस तरह से इनको यहाँ पे अलग अलग किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि अगर हम इस थैलस को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इस थैलस में दो तरह की कंडीशंस आती है। एक होती है इसके अंदर गैमीटोफाइट स्टेज, गैमीटोफाइटिक स्टेज होती है, और दूसरी होती है इसके अंदर स्पोरोफाइटिक स्टेज। अब देखिए जो गैमीटोफाइटिक स्टेज होती है इसको, ये हैप्लॉइड होती है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आधे पाए जाते हैं, और जो स्पोरोफाइटिक होती है वो डिप्लॉइड होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि गैमीटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, तो गैमीटोफाइट हैप्लॉइड होगी और स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड होगी। दूसरी चीज़, जो गैमीटोफाइट होता है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि गैमीटोफाइट क्या काम कर रहा है। तो गैमीटोफाइट जो है वो गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, समझी। तो अभी थोड़ा सा हम इसके बारे में अभी देखेंगे, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे लिखनी है। तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो गैमीटोफाइट होता है दैट इज़ द डोमिनेंट, जी। गैमीटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है, तो हम इस पे लिखेंगे, इसी में थोड़ा सा हम इस पर डिटेल में लिखता चला जा रहा हूँ साथ में, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो गैमीटोफाइट जो होता है, पहली चीज़ ये जो स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, समझिए। गैमीटोफाइट हमारा कैसा होगा, यहाँ पे डोमिनेंट होगा। दूसरा है प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट, ये जो एन लिख रहा हूँ, एन का मतलब बेटा यहाँ पे हैप्लॉइड होता है, ये। तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ ऊपर, एन का मतलब क्या है यहाँ पे, हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस करता है किसके लिए, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही है। तो किसी भी थैलस में जो गैमीटोफाइटिक स्टेज आती है तो आपको ध्यान रखना है कि वो डोमिनेंट होती है और हैप्लॉइड गैमीट को प्रोड्यूस करती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़, जो गैमीटोफाइट है, आप यहाँ से बात करेंगे कि जो स्पोरोफाइट होती है, नहीं है। तो स्पोरोफाइट के बारे में मैंने पहले बताया था, ये प्रोड्यूस करती है क्या, ये डिपेंड करती है, पहली चीज़ डिपेंड्स ऑन गैमीटोफाइट, यानी जो स्पोरोफाइट होगी, स्पोरोफाइट स्टेज जो होती है इसकी, वो गैमीटोफाइट पे डिपेंड करती है, ये। दूसरी चीज, प्रोड्यूस 2n का मतलब होता है यहाँ पे डिप्लॉयड स्पोर्स, समझिए। अब जो डिप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस कर रही है तो जाहिर सी बात है कि जो स्पोर्स होंगे जब वो जर्मिनेट होंगे तो आगे चल के वो थैलस का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो जो स्पोर होते हैं, अब जब स्पोर प्रोड्यूस होंगे तो वो उसको हम स्पोरोफाइट बोलेंगे, और जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं तो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इन स्पोर कैप्सूल, इन स्पोर कैप्सूल, क्लियर। तो ये आपको ध्यान देना है कि स्पोरोफाइट में स्पोर कैप्सूल नाम की एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जहाँ पे स्पोर्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड पार्टिसिपेट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
क्लियर, समझ में आ रहा होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो वहाँ पे गैमीटोफाइट जो है वो काम करेगी, और जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है काम करेगी। अब आप देख रहे हो कि गैमीटोफाइट आती है, गैमीटोफाइट के बाद फिर स्पोरोफाइट आती है, स्पोरोफाइट के बाद फिर गैमीटोफाइट आती है। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ लिख देंगे दे शो अल्टरनेशन ऑफ generation in which sporophyte depend on gametophyte। क्लियर, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमीटोफाइट पर डिपेंड करेगी इन द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सही है, चलिए, तो ये इसके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाए, जिसमें से ये क्वेश्चंस जो हैं आपको पूछे जाते हैं। सही है, चलो अब इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं और फिर बताते हैं कि जो गैमीट्स होते हैं वो किस प्रकार से बनेंगे और इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। सही है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स के बारे में कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि दो तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक होता है आपका मेल सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो देखिए, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथ्रीडिया कहा जाता है। उसका नाम क्या है? एंथ्रीडिया है ये मेल सेक्स ऑर्गन को। तो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहेंगे और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम लोग आर्चिगोनिया कह देते हैं। जी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यानी जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंथ्रीडिया कहेंगे, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको आर्चिगोनिया कहेंगे। अब जो आर्चिगोनिया होती है दैट इज़ फर्दर प्रोटेक्ट, यानी अब हम देखेंगे कि जो आर्चिगोनिया होती है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। समझे? तो अगर ये दोनों ही सेक्स ऑर्गन जो आर्चिगोनिया हो चाहे एंथ्रीडिया हो, अगर इनका हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग पाई जाती है जिसको हम लोग जैकेट लेयर जो है वो कह देते हैं। ये अगर आप इनके स्ट्रक्चर को जब इसका टीएस आप पढ़ोगे या एलएस पढ़ोगे तो आप देखोगे इसके ऊपर सेल्स जो हैं वो पाई जाएंगी जिसको हम लोग जैकेट सेल कह देते हैं। तो ये जो एंथ्रीडिया होता है उसको उसके ऊपर जो जैकेट सेल पाई जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं कह सकते हो कि उसको एंथ्रीडियल चैम्बर कहा जाता है, जिसके अंदर एंथ्रीडिया जो है वो इनक्लोज रहता है। अब जो आर्चिगोनिया होती है तो आर्किगोनिया जो होगी वो किसमें इनक्लोज रहेगी? उसको बोलेंगे आर्किगोनियल चैम्बर। सही है, तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ये दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक चैम्बर के अंदर बंद रहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि जो हमारे पास गैमीट्स होंगे तो वो किस प्रकार से प्रोड्यूस होंगे। सही है, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि गैमीट्स आर प्रोड्यूस विद इन द मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। तो इनकी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर इन विच गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर? तो इनका जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसा है? मल्टी सेलुलर होता है, जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स को क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। पहली चीज़ तो आपको यह समझ लेनी है। सही है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि इनके जो सेक्स ऑर्गन हैं उनके चारों तरफ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक प्रोटेक्शन लेयर पाई जाती है जो जिसे हम लोग जैकेट लेयर कह देते हैं, ये तो आपने अभी समझ ही लिया है। अब इसके अलावा आप देखेंगे जब गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे तो यहाँ पे जो एंथ्रीडिया होगा इसमें क्या बनेगा? आपका मेल गैमीट बनेगा, मेल गैमीट। सही है,
और जो आर्चिगोनिया होगा इसमें क्या बनेगा आपका फीमेल गैमीट बनेगा। ये तो जो फीमेल गैमीट होती है या जो मेल गैमीट होता है, तो यहाँ पर मेल गैमीट को हम लोग क्या कह देते हैं, जैसा एंथ्रीडियम, सॉरी हमने यहाँ पे लिखना है एंथ्रीडियम, तो एंथ्रीडिया जो है वो इसका मेल गैमीट बोला जाएगा, एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, इसका मेल गैमीट बोलेंगे, सही है। तो जैसे हमारे बॉडी में जो गैमीट्स बनते हैं तो हम लोग मेल गैमीट को क्या बोलते हैं, स्पर्म, सही है, और फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं, एग। तो ऐसे ही यहाँ पे मेल गैमीट को क्या कहा जाता है, एंथ्रीडिया, और जो फीमेल गैमीट होती है उसको हम लोग एग या ओवम कह सकते हैं। समझ में आया। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर इनकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए, समझिए, तो जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक होती है। तो जैसे कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनका थैलस जो है बहुत छोटे साइज़ का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो उसका नाम होता है जूजॉप्सिस अर्जेंटिया जी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ, एक थैलोफाइट मतलब ब्रायोफाइट होता है जिसका नाम होता है जूप्सिस, समझिए, इसका जेनेरिक नेम है, और स्पीसीज होती है अर्जेंटिया। तो जूप्सिस अर्जेंटिया जो होता है इसको ये काफ़ी मतलब कह सकते हो बहुत छोटा होता है। जूप्सिस अर्जेंटिया जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटे साइज़ का होता है। ये सबसे छोटा ब्रायोफाइट बोला जाता है, सही है। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहे हैं जूप्सिस अर्जेंटिया, क्लियर। अब जो दूसरा होता है जो सबसे बड़ा होता है उसका नाम होता है डॉसोनिया, समझिए। तो डॉसोनिया जो है ये सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है, ये आपको ध्यान देना है, सही है। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो किस किस तरह से होगा, तो वो चीज़ हमें समझनी है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि साइंटिस्टों ने इनको एम्फीबियन प्लांट कहा है, समझिए, क्योंकि एम्फीबियन प्लांट का मतलब होता है, एम्फी जो शब्द है इसका मतलब होता है बोथ, समझिए। तो ये जो पौधे होते हैं वो वाटर एंड लैंड दोनों पे पाए जाते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियन कहा जाता है। मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, हालांकि इनके अगर हैबिटेट की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाए जाते हैं, लेकिन ये पाए जाएंगे पानी के पास में ही, समझिए। तो अब उसके पीछे एक कारण क्या है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होगा कि वाई वी कॉल द ब्रायोफाइट्स एज एम्फीबियन, कि हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन क्यों कहते हैं, सही है। तो जैसे कोई टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है बाई चांस, तो वो आपसे कहेगा कि हम इनको एम्फीबियन क्यों कहते हैं। ये CBSE में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियन क्यों कहते हैं, ये। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा हमको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं जी, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि ये मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पर पाए जाने वाले होते हैं, जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है, चाहे रॉक्स के बीच में हो चाहे कहीं पे भी हो। दूसरी चीज़, इनके अंदर इनको वाटर क्यों चाहिए, पानी क्यों चाहिए, सही है। तो वाटर के रिक्वायरमेंट में अगर देखें तो इनको एक्वेटिक भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ये एक्वेटिक नहीं होते हैं, सही है। तो इन्हें वाटर क्यों चाहिए, तो यहाँ से क्वेश्चन होता है अराइज हमारे दिमाग में कि वाई एम्फीबियन रिक्वायर्ड वाटर, या वाई द ब्रायोफाइट्स रिक्वायर्ड वाटर, सही है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं कि वाई ब्रायोफाइट्स रिक्वायर्ड वाटर, यानी ये क्वेश्चन आपके अराइज हो गया माइंड में। तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, और वो रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इनका जो एंथ्रीडिया होता है, तो एंथ्रीडियम का डिसेंट होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ लिख देंगे वाटर इज नीडेड फॉर, समझे। मैंने अभी आपको क्या बताया था, डेहिसेंस ऑफ एंथ्रीडिया,
जी। अगर एंथ्रीडिया का डिसेंस नहीं होगा, मतलब पानी नहीं होगा, तो ये एंथ्रीडिया जो है बस्ट नहीं हो पाएगी, उसमें से जो मेल गैमीट्स है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरा होता है वाटर इज रिक्वायर्ड या वाटर इज नीडेड, सही है, फॉर लाइब्रेशन ऑफ एंथेरोजॉइड्स। जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो इनके मेल गैमीट होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पानी की मात्रा, मतलब उनके लाइब्रेशन के लिए वाटर चाहिए होता है, सही है। तीसरा पॉइंट आता है वाटर इज नीडेड, यानी पानी चाहिए किसके लिए, द ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड टू द आर्चिगोनिया, सही है। तो लिख देंगे फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड टू आर्किगोनिया। क्लियर? क्यों पानी चाहिए, हम उस बात पे बात कर रहे हैं, सही है। अब और क्या हो सकता है, तो अब देखिए जब आर्चिगोनिया के पास एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो पहुंच जाएंगे, तो अब हम देखेंगे कि एंथ्रोजॉइड जो है आर्चिगोनिया के अंदर क्या करेंगे, अंदर एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने से पहले आर्चिगोनिया जो होती है वो फ्लास्क शेप होती है, सही है, तो उसकी ओपनिंग भी तो होनी चाहिए, समझे। तो ये पानी जो है वो क्या हेल्प करता है, तो ये हेल्प करता है ओपनिंग ऑफ आर्चिगोनियल नेक, यानी आर्चिगोनिया की जो नेक होती है उसको ओपन करने में ये हेल्प करता है। दूसरा और क्या ज़रूरत है पानी की, तो मैंने बताया जैसे एंथ्रोजॉइड्स उसके अंदर चले गए, तो जाने के बाद यहाँ देखेंगे कि और मूवमेंट जो होता है वो किसकी हेल्प से होगा, तो मूवमेंट जो होगा एंथ्रोजॉइड्स का आर्चिगोनियल नेक के अंदर वो किसकी हेल्प से होगा, वाटर। तो लिख देंगे फॉर मूवमेंट ऑफ एंथेरोजॉइड्स इन आर्चिगोनियल नेक, समझे। अब आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कि हमें पानी क्यों चाहिए, यानी ब्रायोफाइट्स को पानी क्यों चाहिए, क्यों उनको एम्फीबियन कहा जाता है, सही है। तो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, समझे, वो विदाउट वाटर ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अपनी आधी जो लाइफ साइकिल होती है, या आप कह सकते हो कि अपने थैलस का जो डेवलपमेंट होता है, ये वो तो ये करते हैं टेरेस्ट्रियल पार्ट पे, ये, और जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो करते हैं ये पानी के अंदर, समझे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियन प्लांट कहा जाता है। समझ में आ रहा है, इसलिए हम इनको एम्फीबियन कहते हैं। बाकी इसके पीछे कोई दूसरा कॉज नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना पड़ेगा, सही है। और जो बच्चे हमें देख रहे हैं बेटा, आपको भी ध्यान देना है कि इनको एम्फीबियन क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है और बहुत ज़्यादा टीचर्स जो हैं बच्चों से पूछते हैं, सही है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो पॉइंट्स हमने लिखा है इनको आप सर को समझाएंगे कि सर ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को इसलिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनकी जो लाइफ साइकिल है, जो सेक्सुअल साइकिल होती है वो पानी के द्वारा होती है। बाकी जो अनसेक्सुअल साइकिल है इनकी जो पूरी जिंदगी जीवन का, तो वो टेरेस्ट्रियल होता है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, तो ब्रायोफाइट्स में इनका जो हैबिटेट होता है वो किस प्रकार से होता है और उनको कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, सही है। तो अगर इनका हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बात करते हैं, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मॉइस्ट और सेडी प्लेसेस पर पाए जाते हैं। अब इनमें हम देखेंगे कि कुछ और भी इनमें इनको अलग अलग किया गया, जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, समझे, और कुछ ऐसे होते हैं जो एपीफाइटिक होते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स इस तरह के होते हैं जिनको स्पोरोफाइटिक कहा जाता है, सेप्रोफाइटिक, गलत लिख दिया मैंने। कुछ ऐसे होते हैं जो सेप्रोफाइटिक होते हैं, और कुछ इनमें ऐसे होते हैं जो ज़ीरोफाइटिक होते हैं, मतलब डेजर्ट वाली लैंड पे पाए जाते हैं या ड्राई लैंड पे पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्वेटिक जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक्वेटिक में आपका आता है रेला,
और एक आता है आपका रिक्सिया। रिक्सिया की एक स्पीसीज़ होती है जो एक्वेटिक होती है, और उस स्पीसीज़ का नाम होता है रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस। ये अब एपीफाइटिक की बात करें तो एपीफाइटिक में मैंने आपको बताया था ये पौधों के ऊपर पाए जाते हैं। तो उसमें एक होता है आपका रेडुला, जी, एक कौन सा होता है, रेडुला, और एक होता है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रोसेरोस, इसको बोलते हैं डेंड्रोसेरोस। ये तो ये दो, इसके अलावा आपने देखा होगा जो मॉसेस होते हैं, तो मॉसेस भी एपीफाइटिक में ही आते हैं, जी। यानी अगर आप देखेंगे कि मॉसेस की जो नेचर है वो किस प्रकार की होती है, तो मॉसेस जो हैं वो एपीफाइटिक होते हैं, ज़्यादातर मॉसेस। कुछ मॉसेस ऐसे होते हैं जो नहीं होते एपीफाइटिक, सही है। अब सेप्रोफाइटिक की बात करते हैं, तो सेप्रोफाइटिक में भी इनमें कुछ स्पीसीज़ होती हैं जो सेप्रोफाइटिक आती हैं। जैसे आप सुनोगे तो एक आता है आपका बक्स बोनिया, जी, एक होता है बक्स बोनिया, और उसका पूरा नाम होता है बक्स बोनिया एफाइला, जी। तो यहाँ देखेंगे बक्स बोनिया एफाइला, ये हमारा सेप्रोफाइटिक होता है, मतलब सड़ी गली जहाँ पर चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे ये पाया जाएगा। और एक होता है आपका जिसको बोलते हैं क्रिप्टोथैलस मिरेबिलिस, जी, उसको ध्यान रखना है, क्रिप्टोथैलस मिरेबिलिस, जी, तो वो सेप्रोफाइटिक कंडीशन में आपको मिलेगा, सही है। अब जीरोफाइटिक का मतलब है जैसे मरुस्थलीय जगहों पर भी पाए जाते हैं। अब देखो बेटा, तुम्हारे दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आने लगा होगा, तुम लोग सोच रहे होगे सर अभी तो कह रहे थे कि इनको पानी चाहिए और ज़मीन चाहिए, अब ये बताओ कि जहाँ पे ड्राई लैंड है, डेजर्टेड एरिया है, तो वहाँ पे पानी कहाँ से आएगा, यही तो दिमाग में आ रहा होगा ना, जी। लेकिन ऐसा नहीं है, जी। मैंने बताया कि जितनी भी जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें इन्वायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी पाई जाती है, और इन्वायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी से मतलब होता है कि वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सूटेबल बना लेते हैं ताकि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। तो कुछ ऐसा रेयर केसेस होते हैं, जी। मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियन बट सम आर नॉट एम्फीबियन, क्लियर। तो ये कुछ केसेस हैं, मतलब सारी उस पर मत लीजिएगा आप इस चीज़ों को, समझे। तो अब हम जीरोफाइटिक की बात करें तो जीरोफाइटिक में जैसे पॉलीट्राइकम आता है, पॉलीट्राइकम ज्यूनिपेरिनम पूरा नाम होता है इसका, तो यहाँ लिखेंगे पॉलीट्राइकम ज्यूनिपेरिनम, समझे। और एक होता है आपका एक होता है आपका जिसको बोलते हैं टोरूला, ये। अब एक पेनेलिया भी होता है जो कि जो ड्राई रॉक्स होती हैं, चट्टानें जो होती हैं वहाँ पे पाया जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं पेनेलिया, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ड्राई रॉक्स पे, ये। तो इस तरह से इनमें कुछ अलग अलग तरह के जो हैबिटेट होते हैं वो इनके होते हैं, सही है, या इनकी जो नेचर होती है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। चलिए, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बता दी। तो अब हम बात करेंगे कि इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक वेजिटेटिव होता है जो असेक्सुअल भी है थोड़ा सा, और एक इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आज हम बात करेंगे अभी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें किस प्रकार से होता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, सही है। तो हम बात करते हैं इनमें किसकी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा उसको किस किस तरह से होगा आपको ये समझना है। तो पहला जो होता है वो होता है बाई प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ द थैलस, सही है। तो पहला कैसे होता है, बाई प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ थैलस। अब देखो थोड़ा सा हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ थैलस का मतलब क्या होता है, जैसे इनका जो थैलस होता है कुछ
ब्रायोफाइट्स का वो लगातार ग्रोथ करता चलता है, ग्रोथ कर रहा होता है। तो जो उसके ओल्डर पार्ट्स होते हैं जी, तो जब ओल्डर पार्ट्स जो होते हैं वो मेन थैलस से डिटैच होके अलग अलग गिरने लगते हैं, समझे। और वो गिरने के बाद जी उन्हीं में से कुछ नए जो थैलस होते हैं, जो नए प्लांट्स होते हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं, समझे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरा होता है बाय द एडवेंटियस ब्रांचेस, समझे। अब ये एडवेंटियस ब्रांचेस कौन सी होती हैं? बाई एडवेंटियस ब्रांचेस। अब देखिए कुछ थैलस ऐसे होते हैं जिनकी अंदर से ब्रांच निकलती है, मतलब शाखाएं निकलती रहती हैं। अब वो जो शाखाएं होती हैं तो उनको हम लोग एडवेंटियस ब्रांचेस कह देते हैं, सही है। अब जो एडवेंटियस ब्रांचेस होती हैं तो वो क्या करती हैं, उनमें से कह सकते हो कि फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, मतलब वो टूट टूट के अलग अलग गिर जाती हैं और गिरने के बाद हर उस टुकड़े से एक नया जो थैलस है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, सही है। तो इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा, तो मिलेगा रिक्सिया के अंदर, और रिक्सिया में भी एक स्पीसीज होती है फ्लूटेंस फ्लूटिया, रिक्सिया फ्लूटेंस, जिसमें आप इसको देख पाएंगे, सही है। और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथोसिरोस। तो रिक्सिया फ्लूटेंस और एंथोसिरोस, इसके अंदर एडवेंटियस ब्रांच के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब एक होता है बाई परसिस्टेंट एपिसिस, जी आपको ये नोट कर लेने हैं, बाई इसको बोल सकते हैं हम लोग पेरिस्टेंट एपिसिस। अब देखिए ये पेरिस्टेंट एपिसिस क्या होती हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये मेरा हाथ जो है ये थैलस है, किसका? ब्रायोफाइट्स का। अब इसका एपिसिस रीजन ये है जी, तो एपिसिस रीजन जो होता है इसके साइड में यहाँ से कुछ कह सकते हो कि जैसे हनुमान जी की गदा आपने देखी होगी, इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकलते हैं गोल गोल टाइप के, समझिए। तो वो जब निकलते हैं, समझिए, तो वो जब डिटैच होके मेन थैलस से अलग हो जाएंगे, समझिए, तो उससे क्या होगा, एक नया थैलस कह सकते हो सूटेबल कंडीशन में डेवलप हो जाएगा, समझिए। तो जो पार्ट है उसको हम परसिस्टेंट एपिस बोलते हैं, मतलब एपिस का मतलब अपर पार्ट ये, और परसिस्टेंट इसलिए है क्योंकि उसके चारों तरफ जो हार्ड कवरिंग है वो पाई जाती है, उस पर एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन होता है या एनवायरमेंटल जो केमिकल इफेक्ट्स होता है वो उस पर नहीं होता है, सही है। तो इसमें कौन सा आता है वो हम देखेंगे, तो वो होता है एंथोसिरोस पियर्सोनी, सही है। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, एंथोसिरोस पियर्सोनी, क्लियर। अब देखिए एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ट्यूबर्स। तो ट्यूबर्स के बारे में तो आप जानते ही हो, वेल नोन चीज़ है। एक इसमें क्या होता है, जो थैलस होता है या उसकी जो ब्रांच होती है, तो ब्रांच एक ऊपर की साइड में जाके थोड़ा सा स्वेलअप हो जाती है, मतलब मोटी टाइप की हो जाती है। उसके चारों तरफ एक थिक वॉल जो है वो डेवलप हो जाती है। जब वो डेवलप हो जाएगी तो हम उस रीजन को बोलेंगे साहब ये इसका ट्यूबर बन गया, ये। तो जब ट्यूबर बन जाएगा तो वो ट्यूबर जब डिटैच होके मिट्टी में गिर जाएगा तो वहाँ से क्या होगा कि वो सूटेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद फिर वो कह सकते हो कि नए थैलस का निर्माण कर देगा, ये। तो ऐसा जो होता है वो किस किस में होता है, तो मोस्ट ऑफ द जो रिक्सिया स्पीसीज होती हैं उनमें ऐसा पाया जाता है। जैसे रिक्सिया पियर्सोनी उसमें ऐसा होता है, रिक्सिया वेसिकाटा उसमें ऐसा होता है, रिक्सिया डिस्कलर उसमें भी ऐसा होता है, प्लस कुछ एंथोसिरोस, जो एंथोसिरोस है उसकी स्पीसीज़ में ऐसा होता है। जैसे एंथोसिरोस लेविस जो होता है उसमें ऐसा होता है, या एंथोसिरोस हिमालयेंसिस जो है उसमें भी ऐसा होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि और भी एक दो होते हैं जिनमें, जैसे अगर हम बात करें फोसा एम्ब्रोनी, तो फोसा एम्ब्रोनी जो होता है उसके अंदर भी इस तरह का होता है, ये।
अब जो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? अब देखिए यहाँ जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये एकदम एल्गी से अलग होंगे, क्योंकि एल्गी में तो ट्यूबर नहीं बनते थे, एल्गी में परसिस्टेंट एपिसेस नहीं होती थी, समझे? तो इसलिए हमें इनको पढ़ना पड़ता है ताकि हमें जब प्लांट की स्टडी करने बैठेंगे तो ये प्लांट में सारी चीज़ें कॉमन सी आपको दिखाई देंगी, सही है? तो इनका जो नेक्स्ट है वो होता है बाईगैमा। गैमा कप बोलते हैं इनको, जब डिटेल में पढ़ोगे तो इनको बाईगैमा कप कहा जाता है। अब ये गैमा जो होते हैं ये क्या होते हैं? जैसे ये क्या होते हैं, एक मल्टी सेलुलर ग्रीन बॉडी होते हैं, मल्टी सेलुलर ग्रीन बॉडी। अब देखिए जो मल्टी सेलुलर ग्रीन बॉडी होते हैं तो ये थैलस के कोई स्पीसीज ऐसी होती है जिसमें थैलस के ये ऊपर डेवलप होते हैं और कुछ स्पीसीज में थैलस के नीचे डेवलप होते हैं, सही है? लेकिन ज़्यादातर स्पीसीज में ये थैलस के ऊपर ही या थैलस के अंदर, इनसाइड द थैलस या अपर सरफेस ऑफ द थैलस ये डेवलप हो जाते हैं। इनको गैमा कप कहा जाता है। अगर हम ऐसे थैलस का कोई भी टुकड़ा जिसमें गैमा प्रेजेंट है अगर वो टूट के अलग हो जाता है तो वहाँ से एक नया थैलस जर्मिनेट हो जाएगा, ऐसा साइंटिस्टों ने प्रूव किया है। समझ में आ रहा है? तो गैमा द्वारा होता है। इसके बाद देखेंगे बाई बल्बिल्स जी, बल्बिल्स द्वारा भी इनमें होता है। अब बल्बिल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और जब बल्बिल्स का जर्मिनेशन होता है, बल्बिल्स जब जर्मिनेट होंगे तो ये यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रोटोनीमा। ये थोड़ा सा आपको अभी समझाएंगे वो क्या होगा, प्रोटोनीमा ये बना देंगे। अब जो प्रोटोनीमा होगा ये आगे चल के किस में डेवलप हो जाएगा? न्यू प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएगा, सही है? अब ऐसा जो होता है वो किस में होता है? वो होता है आपका फ्यूनेरिया में। समझ में आ रहा है? अब हम बात करेंगे यहाँ से जो नया शब्द निकल के आया हमारे लिए, प्रोटोनीमा, कि ये प्रोटोनीमा क्या होता है, सही है? तो प्रोटोनीमा जो होता है दैट इज द फिलामेंटस स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ गैमीटोफाइट ऑफ मॉस जी फ्रॉम द स्पोर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी जो फिलामेंटस स्टेज होती है इन द डेवलपमेंट ऑफ गैमीटोफाइट ऑफ मॉसेस के, समझिए, तो फ्रॉम द स्पोर, जो स्पोर से डेवलप होती है, कॉल्ड प्राइमरी प्रोटोनीमा, उसको हम लोग प्राइमरी प्रोटोनीमा कह देते हैं, सही है? तो जैसे हमारा स्पोर होगा तो स्पोर से क्या होगा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे पहले हमारा एक स्पोर होगा, सही है? स्पोर किसका होगा? मॉस के अंदर। अब स्पोर का क्या होगा? डेवलपमेंट। तो जब इसका डेवलपमेंट होगा तो यहाँ से क्या बनेगी? एक फिलामेंटस स्टेज बनेगी, फिलामेंटस स्टेज बनेगी किसकी? गैमीटोफाइट की, गैमीटोफाइट, इन गैमीटोफाइट लिख सकते हैं, सही है? तो इस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इसे कहेंगे प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा। समझ में आ रहा है? जैसे स्पोर जर्मिनेट करेगा, डेवलप करेगा तो एक फिलामेंटस स्टेज बन जाएगी गैमीटोफाइट के अंदर, उसको हम लोग प्राइमरी प्रोटोनीमा कह देंगे, सही है? अब जो प्राइमरी प्रोटोनीमा होगा ये क्या करेगा? तो प्रोटोनीमा जो होते हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं आपने अभी देखा, ये हमारे जर्मिनेटिंग जो स्पोर्स होते हैं समझे उनसे डेवलप हो जाते हैं। अब देखिए प्राइमरी प्रोटोनीमा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है ये। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जब हमारा जो प्रोटोनीमा है जो बना है, समझिए, बाई जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर्स, समझिए, लेकिन अगर कोई प्रोटोनीमा स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है, अगर स्पोर के डेवलपमेंट से फिलामेंटस स्टेज बनती है तो प्राइमरी प्रोटोनीमा बोला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई स्पोर है, यानी क्या है, जैसे ये प्रोटोनीमा की बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई स्पोर है और स्पोर के जर्मिनेशन से, स्पोर के जर्मिनेशन होने पे तो क्या बन जाता है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन जाता है। अब देखिए जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है ये आपको थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। तो ये कैपेबल होता है एक नए पौधे को जन्म देने के लिए जी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यानी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, तो ब्रायोफाइट्स में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें सेकेंडरी प्रोटोनीमा पार्टिसिपेट करता है या प्राइमरी प्रोटोनीमा पार्टिसिपेट करता है?
तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी प्रोटोनीमा जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो होगा वही पार्टिसिपेट करेगा। समझ में आ रहा है? तो जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है ये आगे चल के क्या जनरेट कर देता है, न्यू प्लांट को जनरेट कर देता है। समझे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहता है बेटा, कंपटीशन में जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसको गलत कर देते हैं। ये तो प्रोटोनीमा का बनना इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि बाई बल्वेल्स जो है, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ये आता है। अब देखिए एक और होते हैं जिनको हम बोलते हैं बाई एपोस्पोरी मेथड जी। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, फिर बताऊँगा कि एपोस्पोरी क्या होता है। तो नेक्स्ट होते हैं दैट इज द एपोस्पोरी, बाई एपोस्पोरी। अब देखिए एपोस्पोरी का मतलब क्या है, यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि कह सकते हो कि अगर कोई गैमीट जो फाइट है, गैमीटोफाइट है, वो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो जाती है फ्रॉम द अनस्पेशलाइज्ड सेल ऑफ द स्पोरोफाइट जी, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। ना समझे, दोबारा समझ लो। जैसे गैमीटोफाइट है तो आपने पढ़ा था कि जो गैमीटोफाइट होती है वो स्पोरोफाइट से बनती है जी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब एपोस्पोरी जो टर्म है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम लिखेंगे द प्रोडक्शन ऑफ गैमीटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम अनस्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। यानी स्पोरोफाइट से स्पोर नहीं बनना चाहिए, स्पोरोफाइट डायरेक्ट अगर गैमीटोफाइट में चेंज हो रही है, समझे, तो उसको हम लोग एपोस्पोरी कह देंगे। सही है? तो इसको शॉर्टकट में मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये हमारी स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट जो है वो डायरेक्टली आपकी कन्वर्ट हो रही है किसमें, गैमीटोफाइट में जी। यानी इसमें स्पोर नहीं बनना है। एक तो होता है कि स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट होगा तो गैमीटोफाइट बनेगी। यहाँ पे क्या है, स्पोर नहीं बन रहे हैं, स्पोरोफाइट जो है वो डायरेक्टली उसकी जो कुछ सेल्स हैं वो गैमीटोफाइट में चेंज हो रही हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपोस्पोरी कह देते हैं। तो जो एपोस्पोरी होते हैं, अब आप देख लिया कि स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट बन गई, तो इसको हम लोग ये किस में पाया जाता है, तो ये होता है एंथोसेरोस और मोसिस। ये दो ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ये एपोस्पोरी जो है वो देखने को मिलेगी आपको। समझे? तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इनमें किस प्रकार से पाया जाता है। ये चलिए, तो अब हम बात करेंगे जो हमारा कल की क्लास रहने वाली है, तो मैं आपको बेटा उसमें पढ़ाऊँगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसीजर होती है वो इनमें किस प्रकार से होती है। ये क्योंकि वो थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अराइज होते हैं जी। तो कल हमारा जो क्लास रहेगा तो मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर जो है इसका शॉर्टकट में आपको समझ लेना है। और बाकी आपको यहाँ जो अभी मैंने समझाया, अगर इसमें कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को अगर आ रही है ये तो आप कल मुझसे पूछ लेना। सही है? और जो बच्चे अभी हमको ऑनलाइन देख रहे हैं तो उनको आप उसमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके हमें बेटा डाल सकते हो। क्लियर? जिससे कि हम आपको रिप्लाई करके आपकी जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम है वो हम आपको सॉर्ट आउट कर देंगे। ओके, थैंक यू बेटा।